हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में एवं आपके Facebook पेज पे। चलिए, तो आज हम आप लोग को बता रहे थे क्या चीज़। कल आप लोग को हम क्या बताए थे? कल हम जीवों में जन्म बताते थे, बता दी नहीं बताते थे? सॉरी, जीवों में जन्म अति जंतुओं में पोषण बताए थे, है ना। जंतुओं में पोषण बताए थे ना, जीवों में जन्म नहीं। जीवों में जन्म तो अगला क्लास में पढ़ाया था शायद, इसके पिछले वाले अति बैच में पढ़ाए थे, वो वाला में 7-8 वाले में। आप लोग में क्या पढ़ा रहे थे? जीवों में पोषण, जिसमें हम कुछ बताया था आप लोगों को। क्या बताते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल कैसे आवश्यक है, वो बता चुके हैं। और क्या बता चुके हैं? प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आवश्यक है, वो बता चुके हैं ना। उसके बाद यही बता चुके हैं कि प्रकाश संश्लेषण में जो है सूर्य के प्रकाश कैसे आवश्यक है, ये हम आप लोग को बता चुके हैं। हालांकि जल के आवश्यकता के लिए तो मतलब ये कोई प्रयोग के माध्यम से बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जल अगर नहीं मिलेगा तो वैसे ही मर जाते हैं पौधे, और अगर मर जाते हैं पौधे तो इसका मतलब ये नहीं कि जल की कमी के ही कारण मरा, हो सकता है कि उसमें कोई बीमारी भी लगा होगा। तो इसका जो है जांच कर पाना कोई संभवता नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा वर्क नहीं है जिससे हम लोग करके उसको जो है बता सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन हाँ, एक बात और है कि अब जो है जो तकनीक है बहुत ज्यादा डेवलप हो गया। आपको पता होगा कि हमारे पास जो है जो अभी उत्तम किस्म के जो है बहुत सारे टेक्निकल जो है वस्तुएं प्राप्त हो चुके हैं, जिससे हम जान चुके हैं कि जो जल जो है उसको ले जाने का काम कौन करता है? जाइलम ले जाते हैं। जाइलम को आप लोग जानोगे, जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक संवाहनी तक पढ़े होंगे आप लोग 9th में, तो उसमें जाइलम और फ्लोएम बताया गया होगा। तो जाइलम जो है ये जल को ले जाता है, इसको आप जान चुके हैं और वैज्ञानिक इसका प्रूव भी कर चुका है। तो इसको जो है आपको प्रयोग के माध्यम से बताना जल कैसे आवश्यक है, यह संभव नहीं है। जंतुओं में पोषण, जंतुओं में पोषण, ठीक है। जंतुओं में पोषण किसके बारे में? जंतुओं के पोषण के बारे में। बबुआ, ये जो पोषण की प्रवृत्ति है ना, वो हम लोग पौधों में तो जान चुके हैं, अब किस में पढ़ेंगे? जंतुओं में। आपको पता होगा कि जंतु जो है वो दो तरह से होते हैं। जंतु कितने तरह से होते हैं? जंतु दो प्रकार के होते हैं। वो एक होते हैं उच्च श्रेणी के जंतु, एक होते हैं निम्न श्रेणी के जंतु, यानी निम्न श्रेणी के, और दूसरे होते हैं उच्च श्रेणी के जंतु। उच्च श्रेणी के जंतु, निम्न श्रेणी के और उच्च श्रेणी के। आपको पता होगा कि निम्न श्रेणी में कौन कौन से जंतु आते हैं? निम्न श्रेणी में कौन कौन से आते हैं? तो निम्न श्रेणी में जो जंतु हैं वो आते हैं सूक्ष्म जीव। क्या आ जाते हैं? सूक्ष्म जीव आ जाते हैं, या फिर छोटे छोटे वो कोशिकाएं जो उतना डेवलप ना हो, जैसे कि ये कोशिकीय जंतु हैं, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। तो इसमें जो हम लोग जानेंगे वो अमीबा के, और मेनली जो है अमीबा और पैरामीशियम के बारे में जानेंगे। अमीबा और पैरामीशियम जानेंगे। किसके बारे में? अमीबा और पैरामीशियम। पैरामीशियम, इसमें हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य के बारे में। किसके बारे में? मनुष्य के बारे में। हालांकि उच्च श्रेणी के जंतुओं में गाय भी आ जाएंगे, बकरी भी आ जाएंगे, ये बड़े बड़े जितने भी जंतु आप लोग को अपने नजर में मिल रहे हैं, दिख रहा है, वो सब आ जाएंगे, है कि नहीं। लेकिन इसमें जो आएंगे वो मिलने कौन से? सूक्ष्म जीव, यानी छोटी कोशिकाओं। और इसमें जो हमें अध्ययन करना है वो अमीबा और पैरामीशियम के बारे में ही अध्ययन करना है। तो हम जानते हैं बारी बारी से अमीबा और पैरामीशियम के बारे में। चलिए, तो किसके बारे में जानते हैं? अमीबा। अमीबा बबुआ, ये जो है ना बबुआ, आप लोग 9th में जंतुओं का वर्गीकरण पढ़े थे? 9th में जंतु का वर्गीकरण पढ़े थे कोई? तो जंतु के वर्गीकरण पढ़े होंगे, तो उसमें एक प्रोटिस्टा जगत आता है। प्रोटिस्टा जगत आता है। क्या आता है? प्रोटिस्टा जगत। इसके अंदर एक संघ आता है जिसका नाम है प्रोटोजोआ संघ। प्रोटोजोआ संघ क्या है? प्रोटोजोआ संघ। इसी के अंदर ये एक कोशिकीय जंतु है। क्या है? एक कोशिकीय जंतु। एक कोशिकीय जंतु। एक कोशिकीय जंतु। कोई दिक्कत है? ये कैसा जंतु है? एक कोशिकीय। कौन सा वर्ग में आता है? प्रोटिस्टा वर्ग में, यानी कौन सा जगत में? प्रोटिस्टा जगत में। और कौन सा संघ में? प्रोटोजोआ संघ में। कौन सा संघ में? प्रोटोजोआ संघ में। कौन सा जगत? प्रोटिस्टा जगत। कौन सा जगत? प्रोटिस्टा जगत। यानी अमीबा कैसा जंतु है? तो एक कोशिकीय। किस जगत में आता है? प्रोटिस्टा जगत में। और कौन सा संघ का ये जीव है? तो प्रोटोजोआ संघ के। कौन सा संघ के? प्रोटोजोआ। ये जो अमीबा है ना बबुआ, इसका आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है, कुछ ऐसा होता है। कैसा? कुछ ऐसा होता है।
इसका आकार कुछ ऐसा होता है। बबुआ कहीं पे क्या करता है ना, ये पोषण की प्राप्ति कैसे करता है? अगर मान लीजिए कहीं पे जैसे इसको नजर आया ना कि यहाँ पे क्या है, भोजन के कुछ कण है, जैसे कि इसका भोजन के कण होता है छोटे छोटे डायटम या शैवाल, छोटे छोटे शैवाल, छोटे छोटे शैवाल या डायटम या फिर कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कुछ कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, ये सब जो है पोषण के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। अब बबुआ इसको क्या हुआ कि इसको दिखा ना कि यहाँ पे क्या है, कोई खाने की इसका पदार्थ है, इसका जो है भोज्य पदार्थ है। ये क्या करेगा ना कि ये यहां से जो है, यहां से इसको सरका करके इसको, और सरकते सरकते जो है यहां तक आता है, ये सरक करके यहां तक आएगा, और आ करके क्या करेगा ना बबुआ कि जैसे ही यहाँ पे भोजनमा मिलेगा ना, नजर लगेगा आएगा ना इसको, तो ये कुछ ऐसे कर लेगा। जैसे हम मानते हैं कि भोजन है तो आएगा और यहाँ पे कुछ ऐसे करके और कुछ ऐसे जो इसको घेर लेगा, और घेर करके फिर ये वाला मुहमा के पूरा घेर लेगा, और पूरा घेर करके क्या कर देता है ना बबुआ कि फिर यहाँ पे भोजन राजधानी का निर्माण करता है। क्या करता है? भोजन राजधानी। यही भोजन राजधानी मिलान करके यहाँ पे भोजन का पाचन होता है। आपको पता होगा कि जो जंतुओं है इसमें पाचन की प्रकृति जो होती है, पोषण की जो प्रकृति होती है जंतुओं में, पोषण साफ कर सकते हैं इसको। इसे साफ कर देना इधर। इसको यहां रहने देते हैं उधर थोड़ा सा। ठीक है, ये अमीबा है। ठीक है, यहां पे इसको भोजन मिला, नजर आया, यहां पे इसको गटाक लिया है, ये मतलब ये खा लिया है। अब ये क्या किया कि यहाँ पे जो ऐसे ही एक कुटपाद का तो निर्माण किया, ये किसका निर्माण किया? कुटपाद का। यहाँ पे कुटपाद का निर्माण तो किया। जानते हैं क्या किया? ओह गॉड, मारा में इतना मारना। यहाँ पे ये भोजन राजधानी का निर्माण हुआ। किसका? भोजन राजधानी का। अब आपको पता है कि जंतुओं में जो पोषण होती है वो 5 चरणों में पूरा होता है। जंतुओं में पोषण मेनली 5 चरणों में संपन्न होती है। पहला होता है भोजन का क्या चीज? भोजन का अंतःग्रहण। क्या होता है? अंतःग्रहण। भोजन का अंतःग्रहण। फिर दूसरी होती है भोजन का पाचन। दूसरा क्या होता है? पाचन। भोजन का पाचन। तीसरा होता है अवशोषण। क्या होता है? अवशोषण। और चौथा होता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण। और पांचवा होता है बहिष्करण। क्या होता है? बहिष्करण। यानी पहला क्या होता है? पहला क्या होता है? भोजन का अंतःग्रहण। भोजन का अंतःग्रहण। दूसरा क्या होता है? भोजन का पाचन। तीसरा क्या होता है? अवशोषण। और चौथा क्या होता है? स्वांगीकरण। और पांचवा क्या होता है? बहिष्करण। ये जो भोजन का जो अंतःग्रहण था अमीबा किया, भोजन का अंतःग्रहण जो है किसके माध्यम से किया? तो आप देखें कि भोजन का जो अंतःग्रहण है वो तो कुटपाद बना के किया। तो यानी क्वेश्चन पूछता है कि अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके माध्यम से होता है? तो कुटपाद के माध्यम से। किससे होता है? कुटपाद से। और जानते हैं ये चलता भी है भोजन के प्राप्ति करने के लिए। ये एक जगह से दूसरी जगह पे किसके लिए जाता है? भोजन को प्राप्ति के लिए। पहले जो था तो ये अमीबा यहाँ पे था, और यहाँ पे था तो इसको भोजन मिला, यहाँ पे मिला, इसको नजर आया, तो ये चला भी तो किसके माध्यम से?
कुटपाद के माध्यम से। कुटपाद को ही आगे बढ़ा बढ़ा करके पीछे वाला सिकुड़ाता है और अगला वाला भाग को बढ़ाता है, पीछे सिकुड़ाता है और अगला भाग बढ़ाता है, ऐसे करके यहाँ पे तो गया। लेकिन बबुआ जानते हो, इसीलिए से इसका जानते हो दोनों में दोनों क्वेश्चन पूछता है कि यानी भोजन का अमीबा जो है भोजन का अंतःग्रहण किसके माध्यम से करता है? भोजन का अंतःग्रहण, अंतःग्रहण ये भी कौन करता है? किसके माध्यम से करता है? कुटपाद से। किससे करता है? ओ भाई बढ़िया से लिख दो, कुटपाद से। और इसका प्रचलन अंग क्या है? कुटपाद ही है। यानी प्रचलन अंग भी क्या है? कुटपाद ही है। और इसका अंतःग्रहण भी किसके माध्यम से करता है? कुटपाद के ही माध्यम से करता है। अब ये जो भोजन राजधानी है ना, ये तो भोजन का अंतःग्रहण कर लिया। तो अब यहाँ पे कुछ एंजाइम का स्रावन करके अमीबा जो है यहाँ पे भोजन का स्रावन करेगा और भोजन का स्रावन करके इसको क्या कर देगा? पाचित कर देगा। अब पाचित करेगा ना बबुआ, तो पाचित होने के बाद अच्छा अमीबा तो एक कोशिका से बना ही है, ये तो एक ही कोशिका से बना है, तो एक कोशिका से बने होने के कारण इसी के अंदर इसको क्या रहेगा? कोशिका द्रव भी रहेगा, है कि नहीं? क्योंकि कोशिका द्रव जैसे जो भी कोशिका तो उसमें एक ही कोशिका में तो सब कुछ पाएगा, एक ही कोशिका में तो सब कुछ रहेगा। तो इसी के कोशिका द्रव में क्या करेगा कि जो भी मतलब पाचित किया उसको इसी में मतलब दे देगा, मतलब यहाँ पाचित करके यहीं पे इसको छोड़ देगा, तो यहाँ पे ये चलाएगा। तो अब यहाँ से कोशिका के विभिन्न भागों तक जाएगा, जैसे अवशोषित हो गया, फिर यहाँ जैसे यहाँ पाचित हुआ और पाचित होकर के अवशोषित हो गया, और अवशोषित होकर क्या जाएगा कि कोशिका के विभिन्न पार्ट में चला जाएगा, विभिन्न भागों में यहाँ से चला जाएगा। तो जब विभिन्न भागों में जाता है ना अवशोषण होने के बाद, तो वही जो पोषक पदार्थ है यहाँ से पाचित होकर के दूसरे अंग तक जाता है, तो ओकरे कहते हैं क्या चीज? स्वांगीकरण। क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। इसके जैसे आप जानते हैं कि बड़े जंतुओं में पाचन के लिए मतलब अंतःग्रहण के लिए अलग होता है पार्ट, अलग अंग होता है, पाचन के लिए अलग अलग अंग होता है, वो भी अलग अलग अंग में अलग अलग जगह मतलब अलग अलग चीजों को अलग अलग जगह पे पाचित होता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मनुष्य में जो होता है अक्सर में, स्टार्च का जो पाचन का जो प्रकृति होता है वो अक्सर हो जाते हैं मुख से ही पाचन की प्रकृति स्टार्ट हो जाते हैं, होता कि नहीं होता? और कुछ और फिर जो है फिर अमाशय में होता है, कुछ कुछ छोटी आंत में भी होता है ही ना। बड़ी आंत में तो अक्सर क्या होती है? अवशोषण की ही प्रकृति होती है। तो मेनली जो है पाचन की प्रक्रिया हम लोग के कहां से होता है? मुख से ही होता है। लेकिन इसमें जो है पाचन के लिए भी एक ही जगह, अंतःग्रहण के लिए भी एक ही जगह, अवशोषण के लिए भी एक ही जगह, स्वांगीकरण के लिए भी एक ही पार्ट, सब के लिए इसमें एक ही पार्ट है। और बहिष्करण के लिए भी इसका बड़ा अजीब सा नियम है, यहां से पाचित करके यहां तक भेज देता है, और क्या करेगा ना कि ये बहिष्करण में इसको क्या करेगा ना कि अगर मतलब इसको अवशेष पदार्थ जो बच गया उसको जहां पाएगा वहीं से निकाल देता है, वहीं एगो छेद का निर्माण करता है, छेद का निर्माण करता है और वही छेद से क्या कर देता है? बाहर कर देता है। तो इसके लिए कोई अलग से पार्ट नहीं है, कोई अलग से इसका कोई जगह है ही नहीं जिससे निकाल सके। ये कहा जैसे मान लीजिए कि इसका पाचन हो गया, अभी पाचन हो गया तो यहाँ पे अवशेष पदार्थ बच गया जिसका कोई काम नहीं है, तो अभी इसको क्या करेगा कि यहीं से मान लो कि छिद्र बनाएगा और यहीं से क्या कर देगा? बाहर कर देगा। तो अमीबा का काम क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब चलते हैं किसमें? पैरामीशियम में। अब चलते हैं पैरामीशियम में। पैरामीशियम बताएंगे इसका आकार कैसा होता है? पैरामीशियम का जो आकार होता है ना बाबू वो चप्पल के समान होता है। 8 नंबर है ये। पैरामीशियम का जो आकार होता है वो कुछ चप्पल जैसा होता है।
चलिए इसके बारे में जानते हैं। इसमें ये जो पैरामीशियम है, इसको में जो भोजन का पाचन होता है, मतलब भोजन का जो पोषण होता है, यानी भोजन का जो पोषण की प्राप्ति जो होता है वो कैसे करता है। जैसे इसको क्या मिला कि इसको यहाँ पे जो है, कैसा लग रहा है? इसका फीतवा टूट गया है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मानते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका भोजन है, जैसे कि इसका मानते हैं कोई डायटम उटम नजर आया, या फिर कोई सवाल नजर आया। यहाँ पे एक सवाल नहीं है, चलिए यहाँ डाटा में सवाल वाली, या कहीं पे कोई छोटी मोटी कार्बनिक पदार्थ जो है वो मिला, नजर आया इसको। तो क्या किया कि ये जो है, ये जो सीलिया है ना, सीलिया के मदद से घसकते घसकते यहाँ पे जाएगा और कोशिका मुख के मदद से क्या कर लेगा, इसको ग्रहण कर लेगा। तो ये जो भोजन का जो अंतःग्रहण है इसमें, यानी इसमें जो भोजन का अंतःग्रहण है, भोजन का अंतःग्रहण है वो करता है किससे? साइटोस्टोम से। साइटोस्टोम से, साइटोस्टोम या फिर इसको बोलते हैं कोशिका मुख से। यानी किसके मदद से करता है? साइटोस्टोम या कोशिका मुख से। उसके बाद क्या करता है, इसका जो प्रचलन अंग है वो क्या है? प्रचलन अंग। प्रचलन अंग क्या हो जाएगा? सीलिया। क्या है? सीलिया। प्रचलन अंग इसका क्या है? सीलिया है। ये क्या करता है ना कि यहां से इसको जो है पाचित होकर के कोई वस्तु यहां से ग्रहण किया, ये यहां से जैसे इसको ग्रहण कर लिया, तो ग्रहण करने के बाद यहां फिर क्या हो जाएगा, यहां पाचन होगा, और पाचन होने के बाद अवशोषित होकर के इसके बॉडी के विभिन्न पार्ट तक चला जाएगा। इसके जो कोशिका द्रव है उसमें फिर इसका जो पोषक तत्व है वो मिल जाएंगे। और उसके बाद क्या होंगे कि यहां से जो है, यानी गुदा छिद्र से जो है, ये यहाँ से फिर क्या हो जाएंगे, इसका जो अवशेष जो बचेंगे, अवशिष्ट पदार्थ जो बचेंगे वो क्या हो जाएंगे, बाहर चला जाएंगे। ठीक है, यानी यहां तक भी क्या हो गया, यानी निम्न श्रेणी के जंतुओं में जो पोषण की प्रकृति है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? यानी इसका कार्य कैसा होता है? चप्पल के जैसा। इसमें भोजन का अंतःग्रहण किसके माध्यम से होता है? अरे बकलोलियान, लिखा है एकरा पे कोशिका मुख या साइटोस्टोम। और दूसरा क्या है, यानी इसका प्रचलन अंग क्या है? इसका प्रचलन अंग सीलिया है। इसका भोजन का अंतःग्रहण किसके माध्यम से करता है? कोशिका मुखिया साइटोस्टोम से, कोशिका मुखिया साइटोस्टोम से। ये जो भोजन का जो मतलब अवशिष्ट पदार्थों का बहिष्करण है वो किसके माध्यम से करता है? तो गुदा छिद्र के माध्यम से। ठीक है, इसका आकार कैसा? चप्पल के समान ना। 10 नंबर के। चलिए आप लोग के किताब में यहीं तक था। बेगर
अब चलते हैं मनुष्य में, यानी उच्च श्रेणी के जंतुओं में। मनुष्य का पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, मनुष्य का पाचन तंत्र जानते हैं? मनुष्य का पाचन तंत्र कौन चलता होगा? अच्छा जी, पहले इसका डायग्राम छाप देते हैं। डायग्राम छापने के लिए भी सब बढ़िया से देखेगा, क्योंकि ये भी 5 नंबर में क्या होता है, पूछता है आपके एग्जाम में। इधर से लिखते हैं क्योंकि वहां छापे में छोटा पड़ जाता है। पाचन तंत्र, आप लोग ही छापने की कोशिश करेंगे? ध्यान से देखिएगा आप लोग भी छापने के लिए।
एक किताब ले लो, किताब ले लो। काला जी सामान्य 26,000 नहीं, उन लोग को तो खाली देखना है। ऐसे छाप लेते हैं आप। सॉरी सॉरी सॉरी।
इसको छापने के लिए भी आप लोग सीख लीजिए, कोशिश कर लीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए पहले, इसको थोड़ा बहुत छापने की कोशिश कीजिए। छाप रहे हैं आप लोग? था ना? तो चलते हैं मुख्य गुहा में। हालांकि मुख्य नहीं होता, मुख्य गुहा होता है। मुख्य गुहा देखिए, आपको यहाँ मुख्य गुहा में आपको नजर आएगा, आप देखिएगा कि यहाँ पे 3 चीज होते हैं मुख्य गुहा में। मुख्य गुहा होता है यहाँ पे बउआ, आपको पता है कि ये जो मतलब जितना भी ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा के जो बीच वाले जितना भी पार्ट है, वो सारे पार्ट को क्या कहते हैं? मुख्य गुहा कहते हैं। मुख्य गुहा में देखेंगे कि मेनली जो होते हैं वो 3 पार्ट होते हैं। वो कौन कौन से 3 गो चीज होते हैं? वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं, पहले तो होते हैं इसमें जीभ होते हैं, जीभ हो गया। दूसरी क्या होगा? दांत होता है। और तीसरी क्या होंगे? लार ग्रंथियां। क्या होंगे? लार ग्रंथि। लार ग्रंथियां। ध्यान दीजिएगा, अब हम जानते हैं बारी बारी से इन तीनों को, मतलब जीभ के, दांत के और लार ग्रंथि के बारे में। जीभ के जानते हैं पहले। जीभ कुछ ऐसा ही पार्ट होता है। जानते हैं जीभ में जो क्या होगा कि इसके ऊपर छोटी छोटी से क्या रहता है? संरचनाएं पाते हैं। और ये जानते हैं ना आप लोग, देखते हैं कि जीभ को जैसे मन तैसे घुमा भी लेते हैं, तो वो किसके अंग होते हैं? वो मांसल अंग होता है। कैसा होता है? मांसल अंग होता है। तो जीभ पूछेगा भी कि जीभ कैसा अंग है? तो ये कैसा है? मांसल अंग है। कैसा है? मांसल अंग है। इसके ऊपर जो होते हैं, जीभ के ऊपर, वो स्वाद कलियां होते हैं। क्या होते हैं? स्वाद कलियां। क्या होता है? स्वाद कलियां। यही स्वाद कलियां जो होता है बाबुआ, स्वादों का अनुभव कराने का काम करता है। जैसे कुछ खाएं, मीठा खाएं तो मिठास लगेगा, है कि नहीं? हाँ। या कोई मतलब बिना कुछ बताए और दे दिया तीता चीता, उसको एक आध झपदे भी देगा, तो तीता भी उसी से, मतलब तीता भी आपका अनुभव होता है इसी से, है ना? या कुछ कैसा उसका स्वाद है, इसी से पता चलेगा, खराब है या फिर अच्छा है कि नहीं? तो इसी के माध्यम से होगा। अच्छा, इसका मेन काम क्या है जीभ का? तो जीभ का जो मेन काम है वो क्या है? स्वाद का अनुभव कराना। क्या है? स्वाद का अनुभव कराना। दूसरा क्या काम है? दूसरा काम क्या है? भोजन को उलट पलट करना। कलछुल के समान भोजन को क्या करना? उलट पलट। भोजन को कलछुल के समान उलट पलट करना। उलट पलट करना। तीसरा काम क्या है इसका? तीसरा काम क्या है? भोजन को निगलने में मदद करना। भोजन को निगलने में मदद करना। और चौथा क्या है? शब्द का निर्माण कराना। शब्द का निर्माण करना। जीभ ना होगा तो निर्माण कर लोगे? बोलोगे कुछ हो? शब्द का निर्माण करना। बोल के देखो तो, ऐसे देखा होगा ना गूंगन के, जीभ ही तो सटता है उसका, अजीब सट जाता तब बोल पाता बढ़िया से। पांचवा काम क्या होता है? ब्रश के समान दांतों को साफ करना। दांतों को साफ करना। देखिएगा कहीं कुछ फंस जाता है, आप लोग कुछ खाएंगे कभी, तो कभी कुछ फंस जाता है ना उसको में, या फिर दातुन करते समय अगर लकड़ी भी फंस जाता है उसमें, तो बार बार जो जीभिया वहीं जाएगा जहां पे फंसा होता है। तो ये साफ ही करने का काम कौन करता है?
जीभ ही करता है। और इसका स्वाद का भी अनुभव कौन कराता है, यानी इसका स्वाद के लिए। भोजन को उलट पलट भी कौन करता है, जीभ ही करता है। और फिर भोजन को निगलने में भी यही मदद करता है। और फिर जैसे दांत चिबाने का काम करता है, उलट पलट करने का काम कौन करता है, जीभ ही करता है। जीभ नहीं रहेगा तो उलट पलट कर लोगे, हो ही नहीं पाएगा। और शब्द के निर्माण में यही करता है। कभी देखेंगे कि जिसका मतलब जीभ होता सटा होता बचपन में ही, तो उसको जानते हो कि कुछ बोलने में भी दिक्कत होता है या फिर बोलने में हकलाए लगता है, तो इसी वजह से होता है। तो यहां तक सबको पता है, इसको साफ कर दे आप, कोई दिक्कत ना है। अब चलते हैं दांत में, दांत के बारे में चलते हैं। दांत, दांत जो होता है ना बबुआ, ये स्टार्ट होता है जमुना शैशवावस्था में। आपको दांत जो सामने से नजर आ रहा होगा, किसी किसी का ना भी है क्या, बुढ़ाती ना कोई क्या है, जरा ना है, सबके होगा, हमको तो लगता है सबके होगा, तो ना है, ब्यूटी के साथ ना है तो ठीक है, तो लगवा लेना, लग जाएगा, है ना। यानी दांत जो होते हैं वो शैशवावस्था में स्टार्ट होते हैं और वृद्धावस्था तक रहते हैं, कितने के तो पहले ही झड़ जाता है। लेकिन दांत जो मेन लिया वो दो तरह से होते हैं। कितने तरह के, दो तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक अस्थाई दांत होता है और दूसरा क्या होता है, अस्थाई दांत होता है। अस्थाई दांत जो होता है ना बबुआ, इसका संख्या जो होता है वो 32 होता है और अस्थाई की जो संख्या होता है 20 होता है। ये जो होता है वो शैशवावस्था में उगता है, मतलब जमता है शैशवावस्था में, जो लगभग 7 से 8 साल तक रहेगा। 7 से 8 साल तक ये क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और ये जो है वो आजीवन रहता है, मतलब जीवन भर यही दांत रहता है, यही वाला जो है आजीवन रहता है। और ये जो है शैशवावस्था में क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है कि नहीं। अच्छा, ये जो है ना अस्थाई दांत को एक और दूसरा नाम है, वो क्या है, दूध का दांत। क्या है, दूध का दांत। इसके लिए हालांकि अभी कुछ और इसके पहले बता देते हैं दांत के बारे में, इसका स्ट्रक्चर। इसको साफ कर देना। इसका स्ट्रक्चर बताते हैं। दांतों को जो है ना मेनली 3 इसका पार्ट में बांटा गया है। पार्ट बोल रहे हैं दांतों को। दांतों को मेनली 3 पार्ट में बांटा गया है। एक होते हैं क्राउन, क्राउन, उसके बाद होता है नेक, और उसके बाद होता है रूट। क्राउन, नेक और रूट, क्राउन, नेक और रूट। इसको 3 तरह से बांटा गया, क्राउन, नेक और रूट में। ये जो क्राउन वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है ना सामने से, सामने से, इसके जो ऊपरी सतह होते हैं, इसके ऊपरी वाला सतह होते हैं, वो होते हैं इनामेल का बना होता है। किसका होता है, इनामेल का होता है। ये बहुत कठोर पार्ट होता है बबुआ, इनामेल होता है। ठीक इसके अगर नीचे आएंगे ना, इसके ठीक नीचे इनामेल के, तो इसके ठीक नीचे इनामेल के आएंगे तो इसको बोलते हैं डेंटाइन। क्या बोलते हैं, डेंटाइन बोलते हैं। अच्छा, दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं पता है आप लोगों को, नहीं पता है? ठीक इसके नीचे जाएंगे, मतलब डेंटाइन के नीचे, तो आएगा ओडोंटोब्लास्ट। ओडोंटोब्लास्ट। और इसके नीचे आएंगे ना बबुआ, तो वहां नजर आएगा पल्प कैविटी। क्या आएगा,
पल्प कैविटी। पल्प कैविटी में जो होता है वो नसें होते हैं। पल्प कैविटी में क्या होते हैं? नसें। और जो ओडोंटोब्लास्ट है यही होता है जीवित भाग। क्या होता है? जीवित भाग। बाबुआ देखे होंगे ना कि कभी कभी जो है ज्यादा ब्रश करने से या फिर किसी वजह से जो या फिर कम ब्रश किया और उसको जो दांतों में सड़न हो गया, तो दांत जब सड़ जाते हैं तो आपको पता है कि इनामेल जो है झड़ जाता है। तो सबसे कठोर भाग तो इसका इनामेल ही था। अब इनामेल उस व्यक्ति का क्या हो गया? झड़ गया। तो झड़ गया तो इसके ठीक नीचे आता है डेंटाइन। डेंटाइन क्या होता है ना कि दांत का जो वो भाग है जो थोड़ा सा इसके अपेक्षा क्या होता है? मुलायम होता है। तो जैसे ही ई वाला झरा ना तो कुछ समय बाद ए वाला झरना स्टार्ट हो जाता है। और जब ये झड़ गया ना तो यहां तक झरने के बाद जैसे ही आ गया आपको जो भोजन का पार्ट है वो ओडोंटोब्लास्ट तक, तो ये वाला भाग होता है जीवित। जैसे ही वाला जीवित होता है तो आप कुछ खाइएगा ना तो कनकनाहट महसूस होता है। क्या होता है? कनकनाहट महसूस होता है। या फिर इसके ठीक नीचे और आ गया, अगर पल्प कैविटी तक आ गया तब वहां से ब्लड भी आ सकता है। तो अगर आपको खान आती है उसको खाने में थोड़ा सा कनकनाहट आता है, कुछ वस्तु खा रहे हैं तो कनकनाहट आता है, तो इससे बचने के लिए क्या होता है कि अमरूद का आप खा सकते हैं। ये जो पत्ती होता है ना, पत्ता उसको आप चबा सकते हैं, तो इससे आपको जो है ठीक रहेगा, कुछ आराम रहेगा काफी हद तक। या फिर आप लौंग के या तिल के जो तेल होता है ना उसके से आप कुल्ली कर सकते हैं। कहीं कहीं बोला जाता है कि किरोसिन तेल के भी कर सकते हैं, बोला जाता है। लोग कई लोग बोले हैं कि लेकिन बेहतर होगा अथी का, अमरूद का पत्ता चबाने से। ठीक है, यहां तक समझ गए। और ये दांतों का जो प्रकार बांटा गया, यानी दांतों को कितनी तरह से बांटा गया, अगर कार्य के आधार पर जो दांत है वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन? इंसाइजर, दूसरा क्या होता है? केनाइन, और तीसरा होता है प्रीमोलर, और चौथा होता है क्या चीज? मोलर। चौथा क्या होता है? मोलर होता है। इसका जो हिंदी में बोलते हैं बबुआ कर्तनक बोलते हैं, कतरनक। इसको बोलते हैं भेदनक या फिर भेदक भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं अग्रचवर्णक, और इसको बोलते हैं चवर्णक। क्या बोलते हैं? चवर्णक। कर्तनक यानी कतर रहा, यानी कतारे का मतलब क्या कर रहा है? काट रहा है। और मोलर यानी कि केनाइन, केनाइन का मतलब भेदक, यानी उसको क्या कर रहा है? भेद रहा है, यानी चीड़ या फाड़ करने का काम कौन करता है? केनाइन करता है। और प्री मोलर, ये देखो चवर्णक इसको में हिंदी में ही लगा हो, तो चवर्णक का मतलब चबाने का काम करता है। लेकिन आग्र का मतलब होता है चवर्णक के आगे, यानी ये चवर्णक के आगे पाया जाता है। और चवर्णक का मतलब ये भी चबाने का ही काम करता है। चवर्णक का मतलब क्या होता है? चबाने का ही काम करेगा। और अग्र चवर्णक का मतलब ही क्या होता है? चबाने का ही काम। दोनों का काम एक ही है, लेकिन ये जो होता है चवर्णक के आगे होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अग्र चवर्णक बोलते हैं। इन दांतों को जो संख्या है इनके लिए जो है एक फॉर्मूला आता है जांचने याद करने के लिए, उसको बोलते हैं दंत सूत्र। क्या बोलते हैं? क्या बता रहे थे? दंत सूत्र ना, दंत सूत्र। दंत सूत्र जो होता है अस्थायी दांत के लिए, अस्थायी दांत के लिए वो होता है 2102/2102 इंटू के 2। इसको ध्यान से समझिएगा, 2102/2। जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? ऊपर नीचे में जोड़ देना और 2 से फिर गुना कर देना। जैसे कि मानते हैं, अच्छा इसका में और याद रखिएगा ICPM। आई का मतलब जो पहला है वो इंसाइजर के लिए है, दूसरा है वो केनाइन के लिए है, और तीसरा जो है वो प्री मोलर के लिए है, और चौथा जो है किसके लिए है? मोलर के लिए है। तो इंसाइजर का मतलब जो पहला दांत इसकी संख्या निकालेंगे, यानी कि 2/2 इन दोनों का अति करेंगे और फिर इसको 2 से गुना करेंगे। अब देखिए 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 4, और 4 में 2 से गुना करेंगे तो यानी कि अस्थायी दांत, यानी कि जो बच्चों में जो दांतों की संख्या होता है, बच्चों में वो इंसाइजर की संख्या कितना होता है? 8 को होता है। केनाइन को अगर देखेंगे तो क्या है? 1/1 है,
1/1 गुने के 2। तो इसका मतलब 1 और 1 में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यानी 2 गुने के 2 यानी कितना, यानी बच्चों में केनाइन की संख्या कितना, 4 गो हो गया। और प्री मोलर यानी 0 है, तो 0/0 करेंगे, इसको 2 से गुना करेंगे तो कोई होने वाला है नहीं। तो इसलिए बच्चों में जो प्री मोलर होते हैं वो एक भी नहीं होते हैं। और जो मोलर होते हैं बच्चों में 2/2 इंटू के 2 यानी कि 4 प्लस के 4 इंटू के 2 यानी कितना हो जाएगा, 8। देखिए यानी इंसाइजर की संख्या कितना, 8, केनाइन की संख्या कितना, 4, और मोलर की संख्या कितना, और प्री मोलर एक भी नहीं होता है, यानी प्री मोलर की संख्या एकदम नहीं होता। अब जानते हैं यानी जो अस्थाई दांत होते हैं उसके बारे में। अस्थाई दांत, अस्थाई दांत के लिए जो फॉर्मूला होता है वो 2123 गुने 2 ना 2 2/2 इंटू 2 यानी कि इंसाइजर की संख्या क्या होगा, 2/2 इंटू 2 यानी 2 में 2 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और गुने 2 8 हो जाएगा। केनाइन को देखेंगे तो कितना होगा, 1/1 यानी केनाइन की संख्या कितना होगा, 1 और 1 2 और प्लस के 2 कितना हो जाएगा, 4। और फिर किसका होगा, आईसीपी यानी प्री मोलर, यानी प्री मोलर कितना हो जाएगा, 2/2 गुने 2 कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4 4 दूनी के 8 हो जाएगा। और मोलर के कितना होगा, 3/3 गुने के 2 3 दूनी के 6 गुने के 2 यानी कितना, 12। कोई लड़की को ऐसे मत करना के कैसे 23 काट दिए, अरे बबुआ वो काट जाएगा तो फिर बचेगा कुछ ही, फिर दांत की संख्या निकल जाएगा। तो हाँ, इन दोनों को आपस में जोड़ना है और इसको से गुना कर देना है। कौन भागा में लिखा है, अरे तो बाटा में लिखा है इसलिए ना क्योंकि आप जानते हैं ये जबड़ा जो है ऐसे ये फॉर्मूला बना है, जानते हो कैसे, ऐसे बना है ये। देखो ये जो तीनों होते हैं वो होते हैं किस चीज का, अगर इसको 2 भाग में बांटेंगे ऐसे करके अगर इसको 2 भाग में बांटेंगे तो ये जो तीनों जो होता है दांत में बाबुआ वो होता है मोलर की संख्या, किसका होता है, मोलर के। और ये जो दोनों होते हैं वो होते हैं प्री मोलर का, और ये जो होते हैं वो केनाइन का होता है, किसका होता है, केनाइन का। और ये जो 2 होते हैं वो होते हैं इंसाइजर का। तो यही वाला संख्या को लिख दिया, इंसाइजर के जगह 2 लिख दिया, केनाइन के जगह 1 लिख दिया, और प्री मोलर के जगह कितना लिख दिया, 2 लिख दिया, और मोलर के जगह कितना लिख दिया, 3 लिख दिया। और यही वाला भाग के देखो, अब निचला भाग भी इतना ही, जैसे इतना जितना होगा, जैसे इसको इस जबड़े के 2 भाग में बांटा, अरे ऊपरी जबड़ा या निचली जबड़ा को 2 भाग में बांटा, तो 1 भाग इधर हो गया, 1 भाग इधर हो गया। तो 1 भाग ऊपर वाला ऊपर हो गया, या कन्हू वाला एक साइड वाला, और एक साइड वाला क्या हो गया, नीचे हो गया। तो एक जबड़ा के तो क्लियर हो गया, लेकिन ये जो ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है, तो इसलिए इसको 2 से गुना कर दिया। ऐसे करके ही फॉर्मूला बनाया है ये, ठीक है।